नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद एक भयानक हादसे पर बात करने वाले हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 का क्रैश। हाँ, नमस्कार। ये वाकई एक ऐसी घटना है जिसने सबको झकझोर दिया है। हमारे पास जो जानकारी है वो खबरों और कुछ आधिकारिक बयानों पर आधारित है, और आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि क्या हुआ, लोगों पर इसका क्या असर पड़ा, और सबसे जरूरी, सुरक्षा को लेकर अब क्या सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, ये हादसा बहुत बड़ा था। 270 से ज्यादा जानें गईं इसमें। सिर्फ यात्री या क्रू ही नहीं थे, जमीन पर मौजूद लोग भी थे। हाँ, ये आंकड़ा ही अपने आप में भयानक है। तो शुरुआत करते हैं घटना से। ये फ्लाइट AI 171। हाँ, ये एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था। तारीख थी 12 जून 2025। अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए ये फ्लाइट उड़ी थी। और सब कुछ बहुत जल्दी हुआ ना? हाँ, बहुत जल्दी। टेक ऑफ के मुश्किल से 1 मिनट के अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मेडे कॉल मिली। मेडे कॉल मतलब सबसे सीरियस इमरजेंसी सिग्नल। बिल्कुल, पायलटों का आखिरी सहारा होता है ये बताने के लिए कि स्थिति बहुत गंभीर है। और उस कॉल के फौरन बाद ही विमान से संपर्क टूट गया। और फिर खबर आई कि विमान मेघानी नगर इलाके में गिरा है। वहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल है। विमान सीधे उससे टकरा गया। उफ, हॉस्टल पर? हाँ, जबरदस्त धमाका हुआ, चारों तरफ आग, धुआं, बहुत ही भयानक मंजर था। उस विमान में कितने लोग थे? विमान में 242 लोग सवार थे, यात्री और क्रू मिलाकर। और जैसा हमने सुना, इतने बड़े हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति बच पाया। हाँ, ये लगभग अविश्वसनीय है। सिर्फ एक यात्री, विश्वास कुमार रमेश, उनकी सीट थी 11A। हम उन पर थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन पहले जो मानवीय क्षति हुई है वो बहुत बड़ी है। हाँ, बहुत ज्यादा। कुल मौतें 270 से भी ज्यादा हैं। और जैसा आपने कहा, इसमें कम से कम 39 लोग वो हैं जो जमीन पर थे, हॉस्टल में या आसपास। परिवारों के लिए ये कितना मुश्किल समय होगा, अपनों की पहचान करना। हाँ, वो प्रक्रिया बहुत दर्दनाक है। DNA सैंपल लिए जा रहे हैं पहचान पक्की करने के लिए। कुछ परिवारों की कहानियां सामने आ रही हैं, जैसे रफीक अब्दुल्ला। वो बस यही पूछ पा रहे थे, मेरे बच्चे कहाँ हैं। ये सोचना भी मुश्किल है। जले हुए शवों के बीच अपनों को ढूंढना, ये किसी भी परिवार के लिए कल्पना से परे है। और फिर वो अकेले बचने वाले यात्री की कहानी है। विश्वास कुमार रमेश 40 साल के हैं, ब्रिटिश भारतीय। हाँ, उनकी कहानी तो किसी चमत्कार जैसी लगती है। उन्होंने बताया कि टक्कर होने से बिल्कुल पहले उन्होंने इमरजेंसी दरवाजा खोला और कूद गए उड़ते विमान से। हाँ, ऐसा ही उन्होंने बताया। बाद में जब उन्होंने अपने पिता को फोन किया, उनकी आवाज कांप रही थी। कह रहे थे, ओ प्लेन क्रैश हो गया, मुझे कोई और यात्री नहीं दिख रहा। ये एक तरफ तो चमत्कार है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। बिल्कुल। अब अगर हम जांच की बात करें। हाँ, जांच कहाँ तक पहुंची है, क्या कुछ पता चला है? अच्छी बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा, यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। हाँ, बिल्कुल। एक में विमान की उड़ान का सारा तकनीकी डेटा होता है, दूसरे में कॉकपिट की आवाजें, मतलब पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड होती है। और इनकी जांच कौन कर रहा है? भारत की AIIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस ब्यूरो, वो मुख्य रूप से जांच कर रही है। इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली जा रही है, क्योंकि ये बोइंग विमान था और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी? हाँ, बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड प्रक्रिया है ऐसे मामलों में। अमेरिका की NTSB और ब्रिटेन की AAIB भी जांच में मदद कर रही हैं। NTSB और AAB ये दोनों बड़ी जानी मानी संस्थाएं हैं। हाँ, और साथ में विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली GE एरोस्पेस के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। तो शुरुआती जांच से क्या लग रहा है, कोई अंदाजा? देखिए, शुरुआती विश्लेषण ये इशारा कर रहा है कि विमान टेक ऑफ के शायद 30 सेकंड के अंदर ही स्टॉल कर गया था। स्टॉल मतलब विमान हवा में अपनी पकड़ खो बैठा? हाँ, सरल शब्दों में कहें तो मतलब पंखों को उड़ने के लिए जरूरी लिफ्ट मिलनी बंद हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ, ये अभी पक्का नहीं है। क्या संभावनाएं हो सकती हैं? कई चीजें हो सकती हैं। हो सकता है लैंडिंग गियर ऊपर ना गया हो, या इंजन में कोई खराबी आई हो, या फिर फ्लैप्स में। ये सब जांच के बाद ही साफ होगा। और भारत की जो एविएशन रेगुलेटर है DGCA, उनका क्या कहना है? हाँ, DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अच्छा, शो कॉज नोटिस। हाँ, और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि खबरों के मुताबिक DGCA 2024 से ही एयर इंडिया के रखरखाव, क्रू की ड्यूटी टाइमिंग्स, इन सब चीजों की समीक्षा कर रही थी। मतलब पहले से ही कुछ चिंताएं थीं। ऐसा लगता है। तो ये हादसा उन चिंताओं को और गहरा करता है। सवाल उठते हैं कि क्या मेंटेनेंस में कोई कमी थी, क्या पायलट थके हुए थे, या फिर विमान की क्वालिटी का ही मुद्दा है।
बोइंग 787 ड्रीम लाइनर तो काफी नया और एडवांस्ड विमान माना जाता है। माना तो जाता है, लेकिन किसी भी मशीन में खराबी आ सकती है। जांच हर पहलू को देखेगी। जमीन पर जो बचाव कार्य हुआ वो भी आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। आग, धुआं, मलबा, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ और मेडिकल टीमों ने बहुत मुश्किल हालात में काम किया है। सरकार ने भी कुछ कदम उठाए, मुआवजे वगैरह का? हाँ, सरकार ने फौरन राहत केंद्र बनाए, डीएनए पहचान की प्रक्रिया को तेज करने के आदेश दिए और हर पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की मुआवजे का ऐलान किया है। और विमानों को लेकर भी कोई फैसला हुआ है? हाँ, एक बड़ी खबर ये है कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि एयर इंडिया के या शायद सभी भारतीय एयरलाइंस के बोइंग 787 विमानों को तब तक के लिए ग्राउंड कर दिया जाए, मतलब उनकी उड़ानें रोक दी जाएं, जब तक सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित ना हो जाए। ये एक बड़ा कदम होगा अगर ऐसा होता है तो। हाँ, ये दिखाता है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। पूरी बात को समेटें तो ये एक भयानक त्रासदी है। इसने न सिर्फ सैकड़ों जानें ली, बल्कि हमारी एविएशन सेफ्टी, नियमों के पालन और निगरानी पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सही कहा। मानवीय क्षति तो है ही, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होंगे एविएशन इंडस्ट्री के लिए। अब सारी उम्मीदें जांच के नतीजों पर टिकी हैं। उम्मीद है कि इस जांच से जो भी सच सामने आए उससे कड़े सबक लिए जाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाएं, खासकर जब एयरपोर्ट्स घनी आबादी वाले शहरों के इतने पास हों। हाँ, ये भी एक अहम सवाल है। भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर और क्या बदलाव जरूरी हैं? खैर, हमारी गहरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है।